नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी जिलों में। छत्तीसगढ़ के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान माह का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रक्तदान माह का शुभारंभ करते हुए सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अक्टूबर माह को रक्तदान माह के रूप में मनाने तथा इस महीने अधिक से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में केवल 9 ब्लड बैंक थे, जो अब बढ़कर 95 हो गए हैं। प्रदेश के 28 जिलों में 31 शासकीय ब्लड बैंक संचालित है। नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी इस वर्ष शासकीय ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसे गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग थीम पर मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के किन 3 जिलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिला, कबीरधाम जिला एवं कोरबा जिला को। छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम चरण में दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा जिला को शामिल किया गया है। बता दें कि स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिक को ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर संपत्ति मालिक को अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना का राज्य में क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। साथ ही केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग छत्तीसगढ़, सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य सूचना केंद्र एवं ग्राम पंचायतें परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा जिले को शामिल किया गया है। बता दें कि स्वामित्व योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिकों को ड्रोन के माध्यम से सर्वे का अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ किया गया है। देश में योजना के पायलट चरण की सफलता को देखते हुए द्वितीय चरण के रूप में अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का भी चयन किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस चिकित्सा संस्थान में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एम्स रायपुर में। छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर चिकित्सा संस्थान में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब का निर्माण किया गया है। 5 करोड़ के इस लैब में चिकित्सा छात्रों को मानव शरीर के बिना ही चिकित्सकीय प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। इस लैब में श्वास लेती मानव शरीर की डमी पर एंडोस्कोपी, आर्थोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, इकोकार्डियोग्राफी व अल्ट्रासाउंड जैसे कई प्रयोग कर उनके प्रभाव की जांच होगी। एम्स के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित इस नए लैब का उद्घाटन डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने किया। इस डमी बॉडी में प्रयोगों को रिकॉर्ड करके दोबारा देखा जा सकता है और इसका दूसरे स्थान पर प्रसारण भी किया जा सकता है। इससे चिकित्सा शिक्षक एमबीबीएस छात्रों का मूल्यांकन भी आसानी से कर पाएंगे। बता दें कि पेशेंट मैनेजमेंट सिमुलेशन एंड स्किल लैब में मानव शरीर के समान एक सिमुलेटर है, जो मानव के समान सांस लेने की प्रक्रिया से गुजरता है, जिस पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विद्यालय को प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल होने का गौरव प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर को छत्तीसगढ़ का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासकीय आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर सर्व सुविधा युक्त स्कूल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।
यह स्कूल हिंदी माध्यम का प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल होगा। मुख्यमंत्री ने इस विद्यालय की छात्राओं को बापू की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक का वितरण कराने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों की मौलिक रचनाओं पर केंद्रित और एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सेजेस रेनबो पुस्तक का विमोचन भी किया। राज्य की नई पीढ़ी को महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए कक्षा 5वीं से 12वीं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा को शामिल किया जाएगा। महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना और ग्रामीण जीवन से परिचित कराने के लिए स्कूली बच्चों को गांवों का भ्रमण भी कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा संचालित मनवा नवानार कार्य योजना का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हमारा नया गांव। राज्य शासन द्वारा मनवा नवानार यानी कि हमारा नवा गांव एक नई पहल एक सुनहरा कल योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत जिन ग्रामीण अंचलों नक्सल प्रभावित ग्रामीण अंचल में अब तक विकास नहीं पहुंचा है, उनका चयन कर वहां पुलिस कैंप खोले जाएंगे। साथ ही गांव में मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी। इसमें आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए पुलिस कैंपों में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां, दूध, पोल्ट्री के साथ साथ दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं ग्रामीणों और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से ली जाएंगी। और अब इसी के तहत राज्य शासन द्वारा समग्र विकास के लिए 35 सुरक्षा कैंप ग्रामों का चयन किया गया है। बता दें कि बस्तर संभाग अंतर्गत प्रत्येक सुरक्षा बेस कैंप को एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में तब्दील करने के लिए मनवा नवानार कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मनवा नवानार कार्य योजना के तहत प्रथम चरण में समग्रित विकास कार्य के लिए बस्तर संभाग के कुल 35 सुरक्षा कैंप ग्रामों का चयन किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र की कानून व्यवस्था, महिला एवं बालक बालिकाओं की सुरक्षा, अपराधों का रोकथाम एवं विवेचना, नक्सल उन्मूलन अभियान सहित महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई है। इसके लिए 2800 बस्तर फाइटर्स के गठन पर कार्य योजना बनी है। शासन द्वारा स्वीकृत बस्तर संभाग अंतर्गत प्रत्येक जिलों में 400 के मान से कुल 2800 बस्तर फाइटर्स का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित किस व्यक्ति को नॉर्वे का गांधी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी को। वरिष्ठ आलोचक, साहित्य अकादमी के सदस्य और पत्रकार डॉक्टर सुनील त्रिवेदी को गांधी जयंती पर नॉर्वे में रखे ऑनलाइन समारोह में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने उन्हें सम्मानित किया। वे एक आईएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर सुनील त्रिवेदी अब तक पत्रकारिता, आलोचना, कला, साहित्य जैसे विषयों पर 3 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। बता दें कि डॉक्टर सुनील त्रिवेदी को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किस ग्राम पंचायत से किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत राखी से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत राखी में गोबर से बिजली उत्पादन परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिला मुख्यालय के बेसिक स्कूल ग्राउंड में किसान सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत राखी के गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित संयंत्र से उत्पन्न बिजली से गौठानों में लगी 12 वाट की 15 स्ट्रीट लाइट, गांव के 3 घरों में लगे एक बल्ब और प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय के 3 बल्बों को इस गौठान से उत्पादित बिजली से रोशन किया गया। इस दौरान बनचरौदा, रायपुर और सिकोला दुर्ग में भी गोबर से बिजली उत्पादन का शुभारंभ किया गया। बता दें कि सुराजी गाँव योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 6000 गाँवों में गौठानों का निर्माण कराकर उन्हें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी कर बड़े पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन एवं अन्य आयमूलक गतिविधियाँ समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादन में राज्य का कौन सा वन मंडल शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोंडागांव वन मंडल। कोंडागांव वन मंडल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
बता दें कि कोंडागांव में वनोत्पादों की प्रचुरता को देखते हुए शासन द्वारा 13 प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के अधीन 155 ग्राम स्तर समूह तथा 31 हाट बाजार स्तरों पर वनोपज के संग्रहण का कार्य स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। इन समूहों द्वारा वर्ष 2019-20 में 21.45 करोड़ की लागत से कुल 1,12,000 क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया था, जबकि लक्ष्य 56,500 क्विंटल का ही रखा गया था। वर्ष 2019-20 में सामान्य परिस्थितियों के साथ जिले के संग्राहकों द्वारा उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। वर्ष 2020-21 में कोंडागांव वन मंडल द्वारा 51,537 क्विंटल वनोपज की खरीदी की गई है। वर्ष 2019-20 एवं 20-21 दोनों ही वर्षों में दक्षिण कोंडागांव वन मंडल लघु वनोपज उत्पादन एवं संग्रहण में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि राज्य में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण बिलासपुर वन मंडल द्वारा किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में बिलासपुर वन मंडल शीर्ष स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में प्रायोगिक तौर पर उत्पादित इंदिरा एरोबिक एक किस खाद्यान्न की उन्नत किस्म है? इसका आंसर है ऑप्शन ए धान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में प्रायोगिक तौर पर उत्पादित इंदिरा एरोबिक एक धान की उन्नत किस्म है। धान के इस फसल का प्रायोगिक तौर पर प्रयोग कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। इससे बम्पर पैदावार हो रही है। इसे दंतेवाड़ा जिले के 10 एकड़ क्षेत्रफल में लगाया गया है। वर्तमान में फसल 80 दिन की अवधि में ही ठोस होना प्रारंभ हो चुके हैं। यह किस्म दंतेवाड़ा में बीज उत्पादन हेतु पहली बार लिया गया है, जो कि मध्यम भूमि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस किस्म की विशेषताएं मध्यम अवधि में ही 105 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। धान के इस किस्म को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। दंतेवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में यह किस्म मध्यम भूमि टिकरा हेतु अधिक पैदावार के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, देश के 20 विशेषज्ञों में से एक छत्तीसगढ़ से किसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोफेसर डॉक्टर आलोक अग्रवाल को। छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक अग्रवाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। डॉक्टर आलोक अग्रवाल को देश के चुनिंदा 20 चिकित्सा विशेषज्ञों में शामिल कर IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑनरेरी प्रोफेसर अवार्ड से सम्मानित किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दिल्ली हेडक्वार्टर में यह अवार्ड क्लिनिकल के साथ ही एकेडमी श्रेष्ठता को ध्यान में रखकर दिया गया है। डॉक्टर आलोक अग्रवाल एम्स के एसोसिएट डीन एकेडमी और आर्थोपेडिक विभाग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ का किसके साथ अनुबंध किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के साथ अनुबंध किया है। यह अनुबंध राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्राहक आदिवासी तथा अन्य परंपरागत वनवासी परिवारों को बेहतर करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत एक स्वशासी संस्था है। यह देश में कृषि उद्यानिकी मत्स्य पालन तथा पशु विज्ञान में समन्वय स्थापित करने तथा मार्गदर्शन देने वाली सर्वोच्च संस्था है। इस अनुबंध के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को संग्रहण, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु नवीनतम उपकरण तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से समझौते के तहत उपलब्ध आधुनिक उपकरणों तथा तकनीकी का प्रयोग लघु वनोपज संग्रहण में लगे लोगों की मेहनत कम करेगा तथा उन्नत संग्रहण सुनिश्चित हो पाएगा। साथ ही नई तकनीक के प्रयोगों से वनोपजों की साफ सफाई, छटाई, गोदामीकरण में सुधार तथा सरलता के साथ छत्तीसगढ़ हर्बल्स में नए उत्पादों का समावेश हो पाएगा और साथ ही वन धन केंद्रों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार IPS वर्ग के किस अधिकारी को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी
दीपांशु विजय काबरा को। राज्य में पहली बार आईपीएस वर्ग के अधिकारी दीपांशु विजय काबरा को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है। बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा 1997 बैच के अधिकारी दीपांशु विजय काबरा को जनसंपर्क विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर है जब भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी को जनसंपर्क विभाग में आयुक्त बनाया गया है। अब तक इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ही नियुक्ति की जा रही थी। इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौमिल रंजन चौबे को राज्य सरकार ने संचालक जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय मिशन योजना का गठन कर मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्र चौबे को। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को गोधन न्याय मिशन का गठन कर इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय मिशन का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इसके अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। बता दें कि राज्य में पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों एवं किसानों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है। इस गोबर से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत स्थापित गौठानों में जैविक खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। अब तक राज्य में 10,000 से ज़्यादा गौठाने स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से ज़्यादा गौठानों पर कार्य संचालित है। इसमें संपूर्ण व्यवस्था का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। हाल ही में भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के राखी ग्राम पंचायत से गोबर से बिजली पैदा करने वाली संयंत्र का शुभारंभ किया है। हाल ही में खबरों में चर्चित गंगा देई माता का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। हाल ही में खबरों में चर्चित गंगा देई माता का मंदिर राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। राज्य के बस्तर जिले में बस्तर ब्लॉक मुख्यालय से लगे इलाके में माता गंगा देई का प्राचीन मंदिर है। इसे संरक्षित करने के लिए ग्रामीणों ने यहाँ मंदिर का निर्माण कर दिया है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि माता गंगा देई बस्तर की आराध्य माई दंतेश्वरी की बहन हैं। बस्तर दशहरा में रथ चोरी होने की परंपरा के दौरान जहां कुम्हड़ाकोट के जंगल में बस्तर के सभी देवी देवता शामिल होते हैं, वहीं माता गंगा देई का भी क्षेत्र पहुंचता है, जहां माई दंतेश्वरी और माता गंगा देई मिलते हैं। बस्तर ब्लॉक में मिले पुरावशेषों के छिंदक नागवंशी काल यानी कि करीब 800 साल से ज़्यादा पुराने माने जा रहे हैं, लेकिन बाद में काकतीय वंश की राजधानी बस्तर होने के कारण इन्हें इसी काल का बताया जाता है। यहाँ के अवशेष यह प्रमाणित करते हैं कि यह नागवंशी काल से संबंधित है। करीब 1300 ईस्वी से पहले बस्तर में छिंदक नागवंशी का शासन था। यहाँ मिले अवशेषों के इसी काल के मिलने वाले अवशेषों से मेल खाने का दावा पुरातत्वविद द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरूप गोस्वामी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश अरूप गोस्वामी बन गए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र ने अधिसूचना जारी की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते 16 सितंबर को देश भर के हाईकोर्ट के 8 न्यायाधीशों की पदोन्नति करने के साथ ही 28 जजों के ट्रांसफर करने की अनुशंसा की थी। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किस स्थान में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंदखुरी में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के नज़दीक चंदखुरी में निर्मित प्रवेश द्वार पर भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत अधोसंरचना विकास, माता कौशल्या मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी लोकार्पण किया। यहाँ चंदखुरी में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण के साथ साथ 3 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की आस्था है कि चंदखुरी ही माता कौशल्या की जन्मस्थली है।
यहाँ एक ही पत्थर में उभरी माता कौशल्या व भगवान श्री राम की प्रतिमा गांव के जलसेन तालाब से ही प्राप्त हुई थी, जो कि 8वीं शताब्दी की है। माता कौशल्या के पिता सुकौशल थे, जिन्हें स्थानीय निवासी भानुमंत राजा के नाम से जानते थे। छत्तीसगढ़ को पहले कौशल प्रदेश के नाम से ही जाना जाता था। रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण में भी कौशल प्रदेश का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में श्री धर्मनाथ भगवान जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। राजधानी रायपुर में श्री धर्मनाथ भगवान जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण माना विमानतल के सामने किया जा रहा है। इसमें 12,000 टन फीट के पत्थर अब तक लगाए जा चुके हैं। इसका निर्माण राजस्थान के मकराना से लाए गए संगमरमर पत्थरों से किया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार जैन आचार्य भगवंतों व सोनपुरा के मार्गदर्शन से किया जा रहा है। लगभग 2 वर्ष पूर्व इसका भूमि एवं शिला पूजन 8 जून 2019 को चतुर्विंद संघ की निसरा में किया गया था। इस मंदिर के मूल नायक रूप में प्रमुख प्रतिमा जैन धर्म के 15वें तीर्थकर श्री धर्मनाथ स्वामी जी विराजित होंगे। इस मंदिर का निर्माण अब पूर्ण होने को है। अगला प्रश्न है, ई कोर्ट के बेहतर प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए किस राज्य के हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIC के डायरेक्टर जनरल की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र द्वारा ई कोर्ट, ई हॉस्पिटल, ई ऑफिस सर्विस प्लस आदि 7 प्रोजेक्ट पर यह अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में संचालित ई कोर्ट प्रोजेक्ट को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की इस उपलब्धि में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा का सतत मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देशानुसार ई कोर्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत हाईकोर्ट, जिला कोर्ट और तालुका कोर्ट में केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम का नवीनतम संस्करण स्थापित किया गया है, जो कि सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम से प्रत्येक स्तर के कोर्ट का डाटा कहीं से भी इंटरनेट में एक्सेस कर ऑनलाइन केस स्टेटस देख सकते हैं। ई कोर्ट का एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। कोई भी यूजर ऐप के माध्यम से अपने केस स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कियोस्क मशीन भी लगाया गया है और लगभग सभी जुडिशियल सेक्शन को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला व तालुका कोर्ट में भी कियोस्क मशीन उपलब्ध है, जिससे कोई भी पक्षकार अपने केस का स्टेटस देख सकता है। इसके अलावा केस का स्टेटस जजमेंट सभी ऑनलाइन है, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वेबसाइट में जाकर एक क्लिक के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले के बोदरी में स्थित है। यह देश का 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। बिलासपुर उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ के नए चीफ जस्टिस होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के वर्तमान कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा आंध्र प्रदेश के नए चीफ जस्टिस होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, थानेश्वर साहू ने। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू बनाए गए हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना पद ग्रहण किया। अब इसके साथ हम पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। बता दें कि भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं एवं आरक्षण प्रदान किए गए हैं, ताकि इन जातियों वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो सके। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित VP मंडल आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में अपने ऐतिहासिक फैसले 1992 में परमादेश जारी किया कि अन्य पिछड़े वर्गों में जातियों को सम्मिलित अथवा निष्कासित करने के संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा ऐसे ट्रिब्यूनल या आयोग गठित किए जाएंगे जो सरकार को अपनी संस्तुति करेंगे, जिन्हें सरकार सामान्यतः मानने के लिए बाध्य होगी।
और इसी फैसले के तहत राज्याधीन आदि सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण हेतु पिछड़े वर्गों की सूची में अपेक्षित समावेश करने एवं तत्संबंधी शिकायतों पर सम्यक रूप से विचार कर संस्तुति देने हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोज पिंगुआ को। राज्य के वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ को छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा रीता सांडिल्य को आईएएस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष और आर प्रसन्नता को इसका सचिव चुना गया है। साथ में नई कार्यकारिणी में आईएएस धनंजय देवांगन और तंबोली अयाज फकीर भाई को एसोसिएशन का संयुक्त सचिव बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य को टाइगर रिजर्व स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। भारत सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। ये हैं उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। राज्य में इंद्रावती टाइगर रिजर्व को सर्वप्रथम 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था। इसके बाद उदयंती सीता नदी व अचानकमार को 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। इसके बाद सन 2009 में इंद्रावती, उदयंती सीता नदी व अचानकमार को टाइगर रिजर्व बनाया गया। बता दें कि NTCA की 11वीं तकनीकी समिति की बैठक में इन दोनों बाघ अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। देश में 1972 से वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू है और इसी के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(1) के तहत दोनों बाघ अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम के अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रभारी होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य देश में चौथे स्थान पर है। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां 80% काम हो चुका है। इस मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर गुजरात और चौथे स्थान पर हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। इसके तहत सांसदों को अपने क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम का चयन करके उसका विकास करना था। इस दौरान 2014 से 2019 के बीच सांसदों को 3 गांव गोद लेने थे। इस योजना के तहत सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य ने 94% कार्य पूर्ण किया है, जिसके कारण तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। देश में 9 अक्टूबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार योजना के तहत 2314 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए अलग से कोई राशि आवंटित नहीं किया जाता और सांसदों को ही सांसद निधि के कोष से ही इसका विकास करना होता है। केंद्र सरकार इस वर्ष छत्तीसगढ़ से कितने टन धान खरीदने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 61.65 लाख टन। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 61.65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की सहमति दे दी है। केंद्र सरकार इस बार केंद्रीय पूल में केवल अरवा चावल ही लेगी। केंद्र ने इस वर्ष उसना चावल लेने से मना कर दिया है, जबकि छत्तीसगढ़ में धान की ऐसी कई किस्मों का उत्पादन होता है जिनसे उनका चावल बनाया जाता है। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र से केंद्रीय पूल में भी उसना चावल लेने का आग्रह किया है।
इसके 61.65 लाख टन में 37.65 लाख टन केंद्रीय पुल और 24 लाख टन चावल राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल भी केंद्रीय पुल में 60 लाख मीट्रिक टन धान लेने की सैद्धांतिक सहमति दी गई थी कि बीते वर्ष 92 लाख टन धान खरीदी हुई थी। इस वर्ष लक्ष्य 1 करोड़ टन से अधिक तय होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने धान की किस नस्ल को जीआई टैग के लिए प्रस्ताव भेजा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नगरी दुबराज। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने नगरी दुबराज का प्रस्ताव भेजा है। यदि यह टैग दुबराज को मिल जाता है तो यह राज्य की दूसरी फसल होगी जिसके पास जीआई टैग होगा। इसके साथ ही दुबराज का नाम एक ब्रांड नेम हो जाएगा। इसका फायदा नगरी के लोगों को मिलेगा। बता दें कि अभी तक राज्य के जीरा फूल को जीआई टैग प्राप्त है। बता दें कि जीआई टैग भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। यह उन चीज़ों को दिया जाता है जो बहुत ही खास होती है और किसी क्षेत्र विशेष में पैदा होती है या बनाई जाती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस बार नगरी दुबराज का प्रस्ताव भेजा है। यह राज्य की दूसरी फसल होगी। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता से लोगों को परिचित कराने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने एक अनोखी पहल की है। विश्वविद्यालय द्वारा धान के किस्मों का म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ लोग आकर धान के किस्मों को देख सकेंगे। इसमें धान की 24,000 किस्में हैं। इसके अलावा तिंवरा की 1009, अलसी की 2000 समेत अन्य फसलों की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला स्मार्ट शौचालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। देश के पहले स्मार्ट शौचालय का निर्माण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। यह राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट जिला परिसर स्थित पंजीयन कार्यालय के समीप बनाया जा रहा है। यहाँ देश के अपने तरह के पहले सर्व सुविधा युक्त स्मार्ट शौचालय के निर्माण और विकास कार्य का शुभारंभ किया गया। इसका निर्माण मेसर्स ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से करवाया जा रहा है। यह स्मार्ट टॉयलेट पूरी तरह से सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इसमें महिलाओं एवं पुरुषों हेतु पृथक पृथक 3-3 यूरिनल एवं 5-5 टॉयलेट बनाए जाएंगे। महिलाओं, बच्चों, निःशक्त जनों, तृतीय लिंग समुदाय के लिए पृथक पृथक व्यवस्था की जाएगी। इस स्मार्ट टॉयलेट परिसर में वेटिंग लॉन्ज भी बनाया जाएगा एवं गर्भवती महिलाओं सहित नवजात शिशुओं की सुविधा के लिए पृथक से फीडिंग रूम का निर्माण भी किया जाएगा। इस योजना में नगर निगम रायपुर से कोई भी राशि व्यय नहीं की जाएगी, बल्कि ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्माण के बाद अगले 10 साल के लिए स्मार्ट टॉयलेट परिसर का संधारण एवं रख रखाव किया जाएगा। इसका उपयोग पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा और साफ सफाई सहित रख रखाव का पूरा व्यय अनुबंधित एजेंसी वहन करेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री धन्वंतरी दवा योजना के तहत कितने मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 188 मेडिकल स्टोर्स। छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए 20 अक्टूबर 2021 से श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे, जिसमें मरीजों को अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य में 50% से अधिक की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना का शुभारंभ 85 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के साथ की जाएगी। शेष दुकानें भी इस माह के अंत तक प्रारंभ हो जाएंगे। इसके आगामी चरण में इन दुकानों से घर पहुंच डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी। इससे सस्ती दवाएं सभी के पहुंच में होंगी। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इससे दवाइयों पर होने वाले खर्च का बोझ भी कम हो सकेगा। इन दुकानों में 251 दवाइयों, 27 सर्जिकल आइटम सहित विभिन्न सामग्री उपलब्ध होंगे। इसमें लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित गुणवत्तापूर्ण हर्बल उत्पाद भी इन दुकानों में उपलब्ध रहेंगे। इन दुकानों में देश की ख्याति प्राप्त कंपनियों की जेनेरिक दवाइयों की बिक्री की जाएगी। साथ ही सर्दी, खांसी, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी आम बीमारियों के साथ साथ
गंभीर बीमारियों की दवाएं, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी उपलब्ध रहेंगे।